सो द चैप्टर इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है स्टूडेंट, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम जो पढ़ेंगे, सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि मोशन क्या होता है। आप खुद ही सोचो मोशन क्या होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो एक बस है और ये एक ऑब्जर्वर है। तो बस ए पॉइंट पे है, टी टाइम के बाद वो बस बी पॉइंट पे पहुंच गया। तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, सुन लो, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये बस कैसा हो जाएगा, ये बस हो जाएगा मोशन में। तो मोशन का डेफिनेशन क्या हुआ कि किसी भी बॉडी को हम मोशन तब कहेंगे जब वो अपनी क्या करेगा, पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस पॉइंट चेंज करेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। टाइम के पैसेज के साथ साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम क्या कहेंगे, बॉडी मोशन में है। उसी तरह दूसरा एग्जांपल है स्टूडेंट कि रेस्ट क्या होता है। रेस्ट जो नहीं करेगा उसका अपोजिट, मतलब आप देख सकते हो ये एक ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर यहाँ पर है। अब बस अपनी जगह ए पॉइंट पे है, टाइम इंक्रीज कर रही है लेकिन बस वहीं की वहीं है, मतलब बस अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है। और जब कोई अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करे तो हम क्या कहेंगे, बॉडी रेस्ट में है। और जब बॉडी रेस्ट में रहेगी उस समय डिस्टेंस क्या होगा, बॉडी का डिस्टेंस डबल 0 हो जाएगा। लेकिन जब भी बॉडी मोशन में रहेगी, चाहे वो क्लोज पाथ में रहे चाहे वो कैसे भी पाथ में रहे, बॉडी का मोशन होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब कोई भी चीज मोशन में अगर रहेगा, मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, अगर आप बताओ जैसे ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये एक कार है, ये यहाँ से यहाँ आता है स्टूडेंट। तो इसने यहाँ से यहाँ आने में क्या क्या इसमें चेंजेस आएगी। जब ये यहाँ से यहाँ आ रहा है तो ये कुछ डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, ये कुछ टाइम ले रहा है, इसकी स्पीड में चेंज आ रही है, ठीक है, यानी स्पीड में चेंज आ रही है तो हम क्या कहेंगे, बॉडी का एक्सीलरेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो यू बी एस ए टी, यहाँ पर 5 वेरिएबल स्टूडेंट आ गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप फोर्स को एनालाइज नहीं कर रहे हो, इसमें फोर्स के बारे में आप नहीं पढ़ रहे हो, इसलिए एक अलग से ब्रांच है और ये ब्रांच कहलाता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें हम बॉडी के मोशन के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उसमें हम ये नहीं पढ़ते हैं कि बॉडी में फोर्स कौन लगा रहा है। वही काइनेटिक क्या होता है, याद रखना, काइनेटिक क्या होता है, काइनेटिक एक ऐसा मैकेनिक्स का ब्रांच है जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं और साथ साथ कौन फोर्स लगा रहा है, फोर्स को भी कंसिडर किया जाता है। अब आप एक चीज बताओ, यहाँ पर U है, यहाँ पर V है, यहाँ पर S है, T है, A है, ये सारी चीज 9th में आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में पढ़ा है कि ये सारी चीज क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब एक चीज बताओ, इन सब में एक रिलेशन था, आपने नाम सुना होगा, काइनेमेटिक इक्वेशन। तो इस वीडियो के लेक्चर में हम आपको हर चीज के बारे में तो नहीं बताएंगे, बस 2 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद वाले टॉपिक में स्पीड वेलोसिटी, उसके बाद वाले में एक्सेलरेशन, क्योंकि ये काफी लंबा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब क्या होता है, अगर आप समझो, जैसे अगर कोई इस तरह का, मान लो एक बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक इंसान खड़ा है और उसने क्या किया, एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया। तो जब वो स्टोन को ड्रॉप कर रहा है, मतलब अपनी जगह से छोड़ दिया, तो स्टोन नीचे आएगा। और जब स्टोन नीचे आ रहा है तो इसका मोशन कैसा हो रहा है, इसका मोशन हो रहा है वर्टिकल, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है। तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन वन डायमेंशन मोशन। हम वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। जरूरी नहीं है कि सिर्फ वर्टिकल, या तो बॉडी ऐसे मूव करेगा या तो बॉडी ऐसे मूव करेगा। 2 डायमेंशन को मोशन इन प्लेन कहते हैं, 1 डायमेंशन को मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहते हैं। अब हम अपने टॉपिक में आते हैं। आज के जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक क्या था, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहला डिफरेंस जो आपने 9th में पढ़ा था, इट इज अ टोटल, इट इज अ टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। जैसे आप, ये आपकी स्कूल है, स्कूल से आप घर जा रहे हो, ठीक है, तो आपने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हुए एक पर्टिकुलर एक पाथ को कवर किया है, तो आपने एक्चुअल लेंथ में जो पाथ को कवर किया है वही क्या है, वही डिस्टेंस कहलाता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है स्टूडेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट।
यहाँ से यहाँ तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। याद रखना इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है, जैसे कोई अगर पाथ ऐसा है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और बी का क्या हो सकता है बताओ, ये स्ट्रेट लाइन हो सकता है। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो सकता है, इसको ही क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। हमेशा याद रखना दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस की बात हमने समझ गई कि इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। यहाँ से यहाँ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, स्ट्रेट लाइन, तो देखो ये स्ट्रेट लाइन, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। और वेक्टर क्वांटिटी कौन होती है, डिस्प्लेसमेंट। इसके वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट इसको, जैसे मान लो ये आपका स्कूल है, ठीक है, ये आप यहाँ पर आपका स्कूल है, ठीक है, और आप यहाँ जाना चाहते हो, ये आपका घर है, ठीक है, तो आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन तो नहीं है, कई रास्ते हो सकते हैं, तो जो आपने एक्चुअल पाथ कवर किया वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। अगर आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास मान लो एरोप्लेन नहीं, हेलीकॉप्टर है, तो आप डायरेक्ट कैसे जाओगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाता है, ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो आप देखो डिस्प्लेसमेंट का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, और वो डायरेक्शन कौन सा है, ये। और यहाँ पर देखो डिस्टेंस का हर पॉइंट में डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कभी यहाँ है, फिर यहाँ हो रहा है, फिर यहाँ हो रहा है, फिर यहाँ हो रहा है, तो हर पॉइंट में डायरेक्शन को चेंज हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे उसको, जहाँ पर डायरेक्शन हर पॉइंट में चेंज हो उसको हम कहेंगे, वो क्या है, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन तो है नहीं, तो वो क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि किसी भी क्लोज पाथ के लिए डिस्टेंस क्या होता है, जीरो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनो। नॉन जीरो मतलब आपने यहाँ से स्टार्ट किया, आपने यहाँ से स्टार्ट किया और आप यहाँ घूम करके यहीं आ गए। जब घूम करके आप यहीं आ गए तो आपने कुछ ना कुछ पाथ कवर किया, और जब आप कुछ पाथ कवर करते हो उस समय डिस्टेंस जीरो नहीं होता है, इट इज नॉन जीरो। पर आप इसी पॉइंट पर आ चुके हो घूम करके टाइम के साथ, तो आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, जीरो। तो हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट कैन हैव एनी वैल्यू। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हैज यूनिक वैल्यू। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हैज यूनिक वैल्यू। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ तक अगर हम जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट का एक यूनिक वैल्यू होगा और डिस्टेंस का पर्टिकुलर कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, हमने क्या लिखा है, एक क्वेश्चन लिया है, इसको समझते हैं अच्छे से। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, आपको ए से बी पॉइंट तक का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। आपको ये मालूम होनी चाहिए कि एक साइड ईस्ट होती है, वेस्ट होती है, ये नॉर्थ होती है और ये साउथ होती है। ठीक है, ये डायरेक्शन याद रखना है, ऐसा कन्वेंशन लिया गया है। तो एक इंसान है जो इस साइड जा रहा है, ठीक है, फिर इस साइड पहुंच गया, फिर इस साइड जा रहा है, तो इसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है ए से बी जाने में 17। 12 प्लस कितना है, 12 प्लस 5, तो ये कितना हो गया 70। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है, ये क्योंकि ईस्ट पहले गया फिर नॉर्थ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, दैट इज 5 स्क्वायर रूट अंडर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, दैट इज 13। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका रूट अंडर 169 आएगा, मतलब 13 मीटर होगा। तो आप क्या समझ रहे हो, आप ये समझ रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, देखो इसका ऑप्शन होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी। अब देखो यहाँ पर ए पॉइंट ये है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, इसका क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आप देख सकते हो ये 1/4 पार्ट कवर कर रहा है, तो आप बताओ इसका डिस्टेंस क्या होगा, सोचो थोड़ा इसका डिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके। बताओ ए पॉइंट से बी पॉइंट, अपना ए पॉइंट इनिशियल है, बी फाइनल है। ठीक है, क्वार्टर सर्कल है, मतलब 1/4 पार्ट कवर कर रहा है, तो आपको डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो देखो एक सर्कल में अगर उसकी रेडियस r है तो एक सर्कल में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल होता है, डिस्टेंस टोटल ट्रेवल होता है, एक याद रखना
एक सर्कल का पूरा कंप्लीट कितना होता है, एक पूरा कंप्लीट होता है 2 पाई आर। तो इसने कितना कवर किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर किया, मतलब ये पूरा कवर करता तो 1 राउंड होता। ये कितना पार्ट है, 4 पार्ट में डिवाइड है, तो कितना हो जाएगा 1/4 पार्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बताओ, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पहुंचा है, टोटल डिस्टेंस क्या होता, अगर पूरा कवर करता तो क्या लिखते हैं, ये पूरा 360 होता अपॉन 360, ये 1/4 पार्ट कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस हमेशा याद रखना, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस 1 कंप्लीट के लिए क्या होता है, 1 कंप्लीट के लिए होता है 2 पाई आर। तो यहाँ 1/4 पार्ट कवर हो रहा है, यानी 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा पाई आर बाई 2। पाई आर बाई 2 ऑप्शन कौन सा है, बी। और अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना रहे, बताओ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, यहां से लेकर के यहां तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, देखो ये 90 डिग्री है, ये आर है, ये आर है, तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा बताओ, ए बी इज इक्वल टू बताओ रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट इज क्या होगा 2r²। ठीक है, 2r² को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ए बी का, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा √2, इसको सॉल्व करोगे तो √2 r² का क्या हो जाएगा r, तो आंसर क्या होगा √2 टाइम्स r। समझ में आया, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, एक पार्टिकल ए से बी मूव कर रहा है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इसका भी वही होगा, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताया आपको, पूरा कंप्लीट के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये तो हाफ राउंड है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, मीन्स आप क्या करोगे 1/4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, सॉरी 1/2 से हाफ राउंड हो रहा ना, ये 1/4 था, ये तो 1 हाफ राउंड हो गया, पूरा होता तो 1/1 करते, तो ये कितना हो जाएगा 2 कैंसिल हो गया, तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी पाई आर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बताओ डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो यहाँ से यहाँ तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा r प्लस आर, दैट इज 2r। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, क्या लिख दिया मैंने, डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर तो इसका आंसर क्या होगा, देखो पाई आर 2r, ये हो गया इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर बताओ, अच्छा क्वेश्चन आ गया, ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, इसके बीच का एंगल थीटा है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, कैसे निकालोगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन है, ये तो मैंने सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर किया है, दिस इज द सॉल्यूशन, बहुत ही इजी है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, तो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे करके ड्रॉ करेंगे, तो ये लाइन इस तरह का दिखेगा। अब ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ध्यान से देखना स्टूडेंट, अगर एक ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा गया है, आप समझ लो इसको, इसको फोर्स लगाया जा रहा है एफ, इसको फोर्स लगाया जा रहा है एफ, और ये एंगल बना रहा है थीटा, ये क्या बना रहा है एंगल थीटा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर इसके 2 कंपोनेंट होंगे, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये मैंने पढ़ाया नहीं है, फिर मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ एक बार। ठीक है, देखो मैं आपको थोड़ा सा इरेज करके अच्छे से इसको बता रहा हूँ, थोड़ा सा है, ज्यादा टफ नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा गया है और आपने उस पर फोर्स लगाया इंक्लिनेशन पे एफ फोर्स लगाया, मान लो कितना लगाया 10 न्यूटन लगाया आपने। ठीक, तो इसको आप रिजॉल्व कर सकते हो, रिजॉल्व करने का मतलब इसको एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में इसको ब्रेक कर सकते हो, है ना, इसको एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हो। कैसे करते हो, मान लो ये एंगल अगर थीटा है, सुन लो कैसे आया, मैं आपको वेक्टर में बताऊंगा। ये अगर थीटा है तो ये कंपोनेंट क्या होता है एफ कॉस थीटा, कॉस थीटा आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जिधर थीटा नहीं रहता है, मतलब एफ कॉस थीटा के परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। बिल्कुल याद रखना, एक साइड होता है एफ कॉस थीटा और एक साइड होता है एफ साइन थीटा। ठीक है, ये बात आप याद रखना, इसको रिजोल्यूशन बोलते हैं। फिर से बता रहा हूँ, अगर मान लो ये एंगल अगर ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, यहाँ से अगर ये एफ है या कोई भी एक चीज है, कोई फिजिकल क्वांटिटी, वो अगर थीटा एंगल बना रही है, ठीक है, तो इसको हम रिजोल्व कर सकते हैं। कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग एक्स एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा बताओ, अलोंग एक्स एक्सिस होगा एफ कॉस थीटा एंड अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा बताओ, वाई एक्सिस होगा एफ साइन थीटा। ये बिल्कुल आप बात याद रखना स्टूडेंट। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे। देखो अपने को क्या निकालना था स्टूडेंट, अपने को निकालना था कि यहाँ से यहाँ तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। तो बहुत आसान है, देखो मैं इसको अच्छे से एकदम करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखो अपने को यहाँ से यहाँ तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब क्या करेंगे, वर्टिकल इस तरह से लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, उसको ही क्या बोलेंगे, उसको ही अपन डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यही लेंथ तो निकालना है, और ये लेंथ क्या होगा, ध्यान से देखो,
ये लेंथ जो होगा अपने को ये लेंथ निकालना है। तो ये लेंथ कैसे निकालेंगे, ये अगर एक चीज, एक सर्कल का प्रॉपर्टी होता है, ध्यान से देखना, अगर इसको अपन ब्रेक करते हैं, ध्यान से देखना, इसको अगर अपन ब्रेक करेंगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, θ/2 θ/2। और अगर इसकी लेंथ जो है, इसकी लेंथ आपको दिखाई दे रही है, ये वाली की लेंथ अगर मान लो, ये वाली की लेंथ अगर r है, इसकी लेंथ अगर r है, तो ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा, इधर तो कहलाएगा r cos थीटा, तो ये वाली लेंथ क्या कहलाएगा, इसको अगर हम प्रोजेक्ट कर देंगे तो ये कहलाएगा r sin थीटा। r sin थीटा कहाँ से कहाँ होगा स्टूडेंट, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, देखो ध्यान से देखना आप यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ठीक है, इसको प्रोजेक्ट करेंगे यहाँ पर, इसको यहाँ पर प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ कहलाएगी r cos थीटा, सॉरी r sin थीटा। क्यों भाई, क्यों होगी sin थीटा, क्योंकि मैंने बताया जिधर थीटा होती है उधर लेते हैं cos थीटा, तो ये वाला टर्म क्या कहलाएगा, r cos θ/2, क्योंकि इसके बीच का एंगल कितना है, इसके बीच का एंगल θ/2 है। उसी तरह इसके बीच का एंगल कितना है, नहीं दिया है, तो ये एंगल के इस साइड cos r cos θ/2 लिए हो, तो इस साइड आपको क्या लेना पड़ेगा, r sin θ/2, ठीक है। उसी तरह इसका क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आएगा r sin θ/2, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकल जाएगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और यही लेंथ जो है, ये लेंथ है क्या, ये लेंथ एक्चुअली में यहाँ से देख लो आप, यही लेंथ तो है यहाँ से यहाँ तक, अपने को तो यही लेंथ निकालनी थी ना, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकालनी थी, तो ये लेंथ कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ। समझ में आ गया, फिर से देख लेना, आपको जरूर समझ में ये वीडियो आ जाएगा, ठीक है। चलो एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर तुमको कंफ्यूजन हुआ है तो, है ना, लास्ट फाइनल टच है। देखो ये r था, हमको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा देखने में मिलेगा। ये अगर r है, जिधर थीटा होती है वो कंपोनेंट क्या कहलाती है, r cos θ/2, इधर θ/2 है, इधर क्या कहलाएगी, r cos θ/2, तो इस साइड कहलाएगी। और ये वाले क्या कहलाएगी बताओ, इस साइड करेंगे तो ये कहलाएगी r sin θ/2। cos का परपेंडिकुलर, मतलब इधर अगर cos थीटा होता है ना, तो उसके जस्ट परपेंडिकुलर क्या होता है, sin थीटा। तो ये वाला अगर cos थीटा है तो इस पे परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला, तो ये sin थीटा होगा। उसी तरह ये वाला अगर cos थीटा है यहाँ पर, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाला sin थीटा। तो ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा, r sin θ/2, ठीक है, अपना ये कहलाएगा r sin θ/2। तो अपने को तो लेंथ निकालना था यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, तो ये लेंथ कितनी है बताओ, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, ये लेंथ जो यहाँ से यहाँ तक है, और ये लेंथ जो यहाँ से यहाँ तक है, यानी ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अपने को निकालनी है। तो ये कितना हो जाएगा, 2r sin θ/2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब बताओ अगर थीटा के जगह में 120, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलो सॉल्व करो। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताए थे, 2πr होता था, ठीक है। 2πr अगर पूरा कंप्लीट राउंड लेता था तो क्या लिखते थे, 360 डिग्री बाय 360 डिग्री, एक कंप्लीट राउंड होता। लेकिन यहाँ पर कंप्लीट राउंड नहीं है, यहाँ पर 120 है इसकी जगह में, तो आप क्या लिखोगे, दिस इज फॉर कंप्लीट राउंड। कंप्लीट राउंड के लिए क्या लिखते हैं बताओ, कंप्लीट राउंड के लिए क्या लिखते हैं, यहाँ 360 बाय 360, तभी तो कट करके 1 आता है। अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहो, अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहो इसके लिए, इस पार्ट के लिए ए से बी तक का, तो यहाँ एंगल कितना दिया गया, 120 डिग्री। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा डिस्टेंस के लिए, 2πr इंटू 120 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री, क्योंकि यहीं से यहीं तक तो मूव किया, पूरा थोड़ी मूव किया। तो इसका आंसर कितना आएगा, ये कट गया, 3 आएगा, मीन्स 2/3 πr। देखो 2 यहाँ पर r बेचारा लिखना भूल गया है, यहाँ क्या होगा 2πr/3, ये होगा आंसर। अच्छा अभी तो दोनों ही r डिस्प्लेसमेंट में निकालना, तो डिस्प्लेसमेंट का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था इसका निकालने का, जल्दी बताओ। देखो यहाँ पर मैंने इससे पहले वाला फॉर्मूला क्या बताया था, इससे पहले वाला फॉर्मूला आपको बताया था, शॉर्टकट फॉर्मूला। देखो ये अगर थीटा रहता है तो क्या होता है, 2r sin θ/2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बताओ, वही फॉर्मूला लगा देंगे, 2r sin θ/2, तो थीटा का जगह में कितना है 120 है, तो आप यहाँ पुट कर दो 2r sin 120/2 कितना हो जाएगा 60, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 की वैल्यू होती है, याद रखना sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आएगा, ये आंसर आएगा r√3। कोई है क्या, हाँ यही है √3r, तो ये है आंसर इसका। समझ में आ गया ना, ये लेंथ कैसे निकालते हैं बताओ, ये लेंथ निकालने का फॉर्मूला है 2r sin θ/2। थीटा क्या है, पूरा एंगल, और θ/2 क्या है, आधा एंगल, तो 120 का आधा कितना होगा 60 होगा। समझ में आया कैसे आया, मैंने आपको इससे पहले वाले में बता दिया। चलो नेक्स्ट है,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल इज चेंज, व्हाट कैन वी से अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। देखो लोकेशन चेंज हो गया, पहले यहाँ था अब बी पे पहुंच गया है, लोकेशन चेंज हो गया है, तो हम क्या कहेंगे भाई यहाँ से यहाँ चल करके आ गया है, तो डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस नॉन जीरो है एंड डिस्प्लेसमेंट भी नॉन जीरो। अगर लोकेशन चेंज नहीं होता, घूम करके वहीं आ जाता, तो डिस्टेंस तो होता लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। लोकेशन चेंज हो रहा मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ चुका है, याद रखना। लोकेशन चेंज हो गया मतलब अपनी पोजीशन चेंज कर गया, और जब भी कोई पोजीशन अपनी चेंज कर देता है उस समय डिस्टेंस भी नॉन जीरो होगा और डिस्प्लेसमेंट भी नॉन जीरो होगा। हाँ, अगर घूम करके अपनी जगह में रिटर्न आ जाता, यहीं पर आ जाता, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता, जीरो हो जाता। तो ये एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इफ द डिस्टेंस कवर्ड इज जीरो देन डिस्प्लेसमेंट इज, if the distance covered is zero then displacement must be zero। ठीक है, याद रखना। if a distance covered is zero मतलब यहाँ से अगर कोई बॉडी स्टार्ट किया है, याद रखना, जैसे यहाँ से अगर बॉडी स्टार्ट कर रहा है मूव करना, यहाँ पर पहुंचा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस हुआ, तो जब अगर डिस्टेंस होगा तो जरूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट भी होगा। आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ गया फिर रिटर्न यहीं आ गया भाई, तो गया और आ गया, तो आप क्या समझ रहे हो, डिस्टेंस तो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो। फिर क्या बोला जा रहा, लेकिन अगर डिस्टेंस कवर्ड ही जीरो हो जाए मतलब कोई ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करे, अपनी जगह में ही रहे, तभी तो डिस्टेंस जीरो होगा। डिस्टेंस जीरो कब होगा, जब टाइम बढ़ रही है और ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है। टाइम बढ़ेगी मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में सो रहा है आराम से, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस ही नहीं हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, याद रखना, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उस समय, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट ये भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू दैट ऑफ डिस्टेंस क्या होगा। देखो हमेशा याद रखना, डिस्टेंस की जो वैल्यू होती है ना, वो मैग्नीट्यूड या बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है स्टूडेंट, ये बात आप बिल्कुल याद रखना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, है ना। हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के सारे टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो अगर आप इसका रेशियो करोगे तो ये क्या आ रहा है बताओ, क्योंकि देखो अगर कोई चीज स्ट्रेट लाइन में चल रही है ना, अगर कोई गाड़ी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो उस समय डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, उस समय डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर कोई गाड़ी ऐसे ऐसे पाथ में चल रही है तो डिस्टेंस तो तुम्हारा चेंज हो गया, डिस्टेंस कैसा हो गया, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, अलग अलग पाथ हो गया, ये एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ तुम्हारा डिस्टेंस हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बात आप बिल्कुल याद रखना कि ये जो होता है डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बराबर होगा, बराबर कब होगा, जब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, नहीं तो हर कंडीशन में डिस्टेंस बड़ा होगा। तो आप इसका रेशियो अगर करोगे तो क्या आएगा बताओ, ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा, तो डिस्प्लेसमेंट आप जब लिख रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन 1 मिल रहा है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, इक्वल टू और लेस देन 1। यहाँ पर बोला है रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस, हमने डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट बनाया, तो इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो, इसको इस साइड लाओगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय अगर आप डिस्टेंस कर दोगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस अगर आप कर दोगे तो इस साइड ऐसा आएगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय ऐसा, तो इधर 1, तो ये क्या है, ये रेशियो हमेशा लेस देन या इक्वल टू 1 आएगा, याद रखना। इक्वल टू कब आएगा, स्ट्रेट लाइन में, और लेस देन हमेशा डिस्टेंस से आएगा, तो ये वाला आपका ऑप्शन ये वाला होगा, ठीक है, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस पूछा था, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना, ठीक है सर। चलो नेक्स्ट है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, ये तो बता दिया आपको, ठीक है। चलो, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इफ द पार्टिकल, सुनो ध्यान से, ये वही क्वेश्चन है, अगर कोई चीज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल हो सकता है, जब कोई स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, जब कोई स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, याद रखना, जब कोई चीज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है उस समय तुम्हारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बताओ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, चाहे वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे चाहे वो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करे, भाई चल तो रहा सीधा ही है। अब जब कोई चीज सीधा चल रही है तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, तो इस समय हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो आपने क्या समझा, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड in a given interval of time if the particle moves in same direction, पार्टिकल अगर सेम डायरेक्शन मूव कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, उस समय उसकी
क्योंकि डायरेक्शन को तो फिक्स कर दिया ना, चाहे वो ऐसे मूव कर रही है, चलो ऐसे भी मूव कर रही है तो इस समय भी जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर डायरेक्शन चेंज हो जाती है तुम्हारी तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ हो जाती है, लेकिन डिस्टेंस क्या होती है बताओ, डिस्टेंस यहाँ से जा करके यहाँ एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ को पूरा कवर करना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट, चलो ये सारे एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये समझ में आपका आ गया, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट चेंजेस इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अब देखो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। कहने का मतलब क्या है, इसमें हम वेक्टर एडिशन करते हैं। जैसे अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है, उसने कवर किया यहाँ से यहाँ तक, कितना कवर किया, S1 कवर किया, फिर यहाँ से आकर यहाँ से यहाँ तक कवर किया, ठीक है, फिर क्या कर लिया, रिटर्न बैक कर लिया S2, तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा S1 प्लस S2। याद रखना, फिर से सुन लो, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐसे खड़ा है, इस साइड ऐसे करके चल रहा है, ठीक है, इस साइड ऐसे अगर चल रहा है, फिर यहाँ तक आ गया, अब वो क्या कर रहा है स्टूडेंट, ध्यान से सुनो, वो रिटर्न आ गया यहाँ तक, यहाँ पर आ गया, ए में था, बी पे गया, बी से सी पे आ गया, ठीक है, ए से बी गया और फिर बी से सी आ गया। क्या समझ रहे हो इससे, इससे ये समझ रहे हो कि डिस्टेंस यहाँ से यहाँ S1 है और यहाँ से यहाँ S2 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, S1 प्लस S2 होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और जो वेक्टर होता है उसके ऊपर अपने को एरो लगाना पड़ता है, ये एरो होगा। मतलब इस डायरेक्शन में आपने पॉजिटिव लिया है तो इस डायरेक्शन में आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर आपने पॉजिटिव चला +40 मीटर तो आपको नेगेटिव आपने चला -20 मीटर, तो आंसर कितना होगा, डिस्टेंस तो 40 + 20 लेना पड़ेगा, दैट इज 60 मीटर, पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से यहाँ तक 40 हो गया, फिर ये रिटर्न बैक कर गया। आपको मैं क्या बता रहा हूँ, क्या समझ रहे हो आप, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है, देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ चला 10 मीटर, यहाँ तक आया 10 मीटर, ठीक है, फिर रिटर्न हो गया यहाँ तक, तो कितना हो गया, ये मान लो 5 मीटर चल गया, तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया 15 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट 15 नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इस डायरेक्शन आपने प्लस लिया है तो रिवर्स डायरेक्शन आपको माइनस लेना पड़ेगा, तो डिस्प्लेसमेंट की आंसर कितनी आएगी, 10 - 5 एंड द आंसर इज 5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ वेक्टर देने का मतलब क्या है, ये वेक्टर साइन क्यों दिया गया है, ये सिंपल चीज नहीं है, ये ऑर्डिनरी चीज नहीं है। मैं आपको वेक्टर जब पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट दूंगा। यहाँ तो सिर्फ 2 ही कंडीशन लिया गया है, अगर मान लो बहुत सारे होंगे, अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो एस का डायरेक्टली वेक्टर एडिशन होता है। याद रखना, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका वेक्टर एडिशन होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट है। अब देखो, कोई पार्टिकल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, कोई पार्टिकल है मूव कर रहा फ्रॉम ओरिजिन, 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन तो है नहीं, तो ऐसा तो बनाने का सोचना भी मत, ठीक है ना, चाहे ऐसा बना दो चाहे ऐसा बना दो, एक स्ट्रेट लाइन बना करके पढ़ रहे हो आप, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हो, मोशन इन प्लेन में 2 डायमेंशन आता है। जब मोशन इन प्लेन पढ़ाएंगे तब आपको वेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, क्योंकि तभी वेक्टर का ज्यादा यूज होता है। ठीक है ना, अब देखो, पार्टिकल की ये ओरिजिन है, ठीक है, अब देखो ये 0 का मतलब क्या, y कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट 5 है, तो पार्टिकल कहाँ से कहाँ मूव किया, देख भाई ओरिजिन से लेकर 5 तक मूव किया, ये ओरिजिन था, ये 5 है, क्यों 5 है, क्योंकि यहाँ 1 होगा, यहीं पर बीच में कहीं 2 होगा, है ना, ये क्या होगा, चलो बना देते हैं 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे बता, यहाँ पर करेंगे 1 2 3, यहाँ पर करेंगे तुम्हारा, रुक जा, तो 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, फिर क्या आएगा 5। तो पार्टिकल मूव किया भाई, यहाँ से पार्टिकल मूव किया, ध्यान से देखो, पार्टिकल मूव करके कहाँ पहुंच गया, 5 तक पहुंच गया, देन 2 0 का मतलब क्या, पार्टिकल यहाँ पहुंच गया। अब बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से यहाँ 5, ठीक है, और फिर क्या होगा, तुम बोलोगे 2 पे गया, नहीं, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ 5 गया, अब वो पोजीशन उसकी कितनी हो गई, 2 0, पोजीशन कितनी हो गई है 2 0, मतलब ये यहाँ से 5th नंबर पॉइंट से 2 नंबर पे पॉइंट पे पहुंच गया, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई 3, क्योंकि 5 - 2 करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 8, 7 नहीं होगा। ठीक है, ये वाला आंसर गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि तुमको लग रहा है कि 5 गया फिर 3 2 पे आ गया, 2 तो पोजीशन है, ये है 2 पोजीशन, तो इसने कितना ट्रेवल किया, ये इंसान ने यहाँ तक गया था फिर यहाँ आ गया, और जब यहाँ आया तो 5 इस पॉइंट पे कितना इसने ट्रेवल कर लिया, यहाँ से यहाँ तक 3 ट्रेवल कर लिया, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, तो इसका आंसर ये होगा।
अच्छा, ये 2 क्यों होगा? क्योंकि देख लो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के डिस्टेंस को क्या कहते हैं बताओ? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बॉडी तो यहाँ आ चुका है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 2 है, इसलिए इसका आंसर कितना होगा? 2। आई होप आई एम क्लियर स्टूडेंट। ठीक है, आता है स्पीड। स्टूडेंट स्पीड क्या होता है? आपने बचपन में ही सुना होगा कि स्पीड क्या होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड बाई डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या पढ़ा था? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। देन स्पीड इज व्हाट? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी है यहाँ पर। दो फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से है? दो फिजिकल क्वांटिटी, एक है डिस्टेंस और एक है टाइम। दोनों का यूज करके हमने बना दिया स्पीड। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में रहती है तो उसकी वेरिएबल चेंज होती है। तो यहाँ पर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया है, स्पीड। ठीक है, तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट। क्योंकि मोशन पढ़ रहे हैं, और मोशन में क्या है? मोशन में बॉडी एक कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करता है किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। तो स्पीड को फिजिकली ऐसे डिफाइन किया गया है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। फिर बात आती है वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड विथ डायरेक्शन। स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन हो, मतलब एक तरह से देखा जाए तो मैग्नीट्यूड एलोंग विथ डायरेक्शन। जैसे आप देख सकते हो ये कार आपके पास है, ये इस साइड जा रही है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ स्पीड दिया गया है इसकी 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन जब इसके आगे लिखा जाता है आई कैप, यहाँ पर देखो ये आई कैप क्या है? इसको पढ़ते हैं आई कैप। ये कैप क्या है? ये बता रहा है यूनिट वेक्टर। ठीक है, हमने अभी चैप्टर का नाम है हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम पढ़ रहे हैं। तो आप एक चीज देखो यहाँ पर आई कैप है ना, याद रखना आई कैप का मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर। क्या होता है? यूनिट वेक्टर। मतलब ये एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे 3 एक्सिस होती है, आपको पता है आई जे और की। ठीक है ना, एक साइड क्या होता है? आई एक्स एक्सिस, एक साइड होता है वाई एक्सिस, और एक साइड होता है जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में हमने क्या माना है? आई कैप। वाई एक्सिस में हमने क्या माना है? जे कैप। और जेड एक्सिस को क्या माना है? के कैप। मतलब इसकी डायरेक्शन प्रोवाइड हो रही है। तो यहाँ पर आई कैप देने का मतलब क्या है? हमने इस डायरेक्शन को प्लस एक्स एक्सिस माना है। तो ये क्या कहलाएगा? ये पूरा टर्म कहलाएगा वेलोसिटी। याद रखना, ये पूरा टर्म क्या कहलाएगा? वेलोसिटी। या आप साथ में ऐसा भी लिख देते हो कि 100 मीटर ईस्ट, क्योंकि आपको पता है ईस्ट किस साइड होता है बताओ? इस साइड होता है ईस्ट, ये वेस्ट है, और ये ऊपर वाला नॉर्थ होता है, और ये वाला साउथ होता है। तो बॉडी, ठीक है, बॉडी है ना, एक्चुअली में यहाँ पर ईस्ट होता है, यहाँ पर वेस्ट होता है, सॉरी। ठीक है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है। तो यहाँ पर अगर बॉडी मान लो इस एग्जांपल में आप देखो तो बॉडी इस साइड मूव कर रही है, इस साइड ईस्ट है, और इसी साइड क्या माना गया है? प्लस एक्स एक्सिस। और प्लस एक्स एक्सिस को हम क्या कहते हैं? आई कैप। ठीक है, समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको? ठीक है स्टूडेंट, तो चलो एक बार मैं फिर से बता दूं। जैसे ये कार है, ये इस साइड मूव कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? आई कैप। ठीक है, आई कैप क्या है? एक्स एक्सिस की तरफ इस साइड डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आ गया? या तो आप ईस्ट लिखो या तो आप आई कैप लिखो, दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दोनों डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। और सिर्फ 100 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 100 रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड। याद रखना ये क्या है? स्पीड। और आई कैप डायरेक्शन। दोनों मिलकर के क्या हो गया? स्पीड प्लस डायरेक्शन कहलाता है वेलोसिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, उसी तरह इसका एग्जांपल क्या बताया गया कि ये गाड़ी इस साइड जा रहा है वेस्ट है, क्योंकि आपको पता है इस साइड ईस्ट, ये वेस्ट है। अभी बताया ये नॉर्थ और ये साउथ है, तो गाड़ी इस साइड जा रही है, तो ये वेस्ट लिखा। या माइनस आई कैप, क्योंकि इस साइड आपने प्लस एक्स एक्सिस लिया है, तो इस साइड आपको माइनस आई एक्स एक्सिस देना पड़ेगा। और इस साइड क्या लोगे आप? आई कैप, माइनस आई कैप, और इस साइड प्लस। ठीक है, ये तो बच्चा वाला चीज था। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखो एवरेज स्पीड सुना होगा। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये बात आप बिल्कुल याद रखना। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अगर आप इसका फॉर्मूला लिखना चाहो तो फॉर्मूला भी लिख सकते हो। ठीक है, कितने तरह से इसको फॉर्मूला बनाया जा सकता है मैं चाहूंगा कि आप इसको नोट कर दो। ठीक है, तो आप लिखो इसको वी एवरेज। ठीक है, राइट डाउन वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ एस है, यहाँ एस है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसके बीच की एवरेज स्पीड निकालना है, तो क्या होगा? एस प्लस एस। ठीक है ना, एस प्लस एस। ठीक है, एस प्लस एस हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम मान लो इसमें जाने का टाइम लग रहा है, टाइम नहीं दे करके स्पीड दिया गया v1 और यहाँ दिया गया v2। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे बताओ? यहाँ लिखोगे t1 प्लस t2। तो इस फॉर्मूला को कैसे चेंज किया जा सकता है? एस बाई एस। टाइम को कैसे निकालोगे? टाइम अगर t1 निकालना तो क्या होगा? डिस्टेंस बाई स्पीड।
अगर आपको T2 निकालना है तो कैसे निकालोगे, डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है ना, ये होता है टाइम का फॉर्मूला। तो आप यहाँ पुट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एस बाई वी वन प्लस एस बाई वी वन। तो एस कॉमन ले लेने से हमें एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ से लोगे तो क्या मिलेगा 2s, और इस साइड से आप लोगे तो क्या मिलेगा वी वन इंटू वी टू, ठीक है, ये क्या है हमारा v2, इस साइड जाएगा तो ये s कॉमन ले लेंगे, ये v2 प्लस v1 हो जाएगा। स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, s s कैंसिल हो गया, ठीक है, तो अपने को क्या मिला 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका होता है, ये भी फॉर्मूला किसका है, एवरेज स्पीड का। याद रखना, जब अगर डिस्टेंस कोई भी व्हीकल अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब समझ रहे हो, अगर डिस्टेंस इक्वल रहेगा तो हम फॉर्मूला को ऐसे बनाएंगे। आप यहाँ तक पहले नोट कर लो, अभी कई फॉर्मूला मैं आपको बना के बताऊंगा। अगर कोई बॉडी, याद रखना, अगर s डिस्टेंस ट्रेवल किया फिर s डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा, भले स्पीड अलग अलग है, तो आप टाइम को क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है, ये v2, तो इसके फॉर्म में एक नया फॉर्मूला बन गया। नोट कर लो इसको, इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट। चलो अब मान लो अगर कोई ऐसा है, एक दूसरा फॉर्मूला इसका क्या बन सकता है, अगर मान लो सेम टाइम पे फ्लो कर रहा है ना, अगर मान लो डिस्टेंस अलग अलग दिया गया, अगर डिस्टेंस आपका सेम नहीं होकर के अलग अलग दिया गया है तो उसका भी कंडीशन डायरेक्टली हम देंगे। तो अभी आपको मैंने क्या बताया, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2v1 इंटू v2 बाई v1 प्लस v2। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब कोई पार्टिकल, याद रखना, v1 स्पीड से चला, v2 स्पीड चला, अलग अलग स्पीड से चला, लेकिन आधे डिस्टेंस तक, मतलब यहाँ से यहाँ आधा डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ आधा डिस्टेंस, ये जेडब्ल्यू मेन का क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है, ये कंसेप्ट आप याद रखना। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल डिस्टेंस दैट इज s1 प्लस s2 डिवाइड बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2, ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। कभी कभी स्टूडेंट डिस्टेंस नहीं देकर के क्या दिया रहेगा कि कोई व्हीकल इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, कोई व्हीकल मूव कर रहा है, वो अलग अलग है ना, यहाँ से दिया कि v1 स्पीड से गया t1 टाइम तक और v2 स्पीड से गया t2 टाइम तक। तो आपको क्या करना है, इसमें डिस्टेंस की जगह आप क्या लिख सकते हो बताओ, इसके जगह में क्या लिख सकते हो, s1 इज इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यानी v1 इंटू t1 प्लस क्या होगा बताओ, v2 इंटू t2 अपॉन t1 प्लस t2, ये भी एक फॉर्मूला होता है। अगर मान लो टाइम सेम है ना, देखो कितने फॉर्मूला बनाए जा सकते हैं, एक फॉर्मूला का कई फॉर्मूला बनाया जा सकता है। अगर मान लो टाइम इज इक्वल टू सेम है, इस कंडीशन में, इस फॉर्मूला में अगर हम टाइम को इक्वल ले लेते हैं, मान लो हाफ टाइम वाला क्वेश्चन अगर आ गया तो टाइम इक्वल हो गया, तो T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू क्या लिख दिया, T लिख दिया, तो आपको क्या मिलेगा बताओ, यहाँ T कॉमन ले लेना, यहाँ मिला V1 और यहाँ मिला V2, तो अपॉन में नीचे में क्या आ जाएगा T1 प्लस T2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पर आ जाएगा 2T, क्योंकि T1 और T2 हाफ टाइम अगर मान लो सेम है, T1 T2 हमने ऐसा कंडीशन मान लिया, क्वेश्चन तभी करेंगे, लेकिन पहले मैं बेसिक क्लियर कर रहा हूँ, ये कट जाएगा, तभी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बन गया बताओ, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। तो आप एवरेज स्पीड का कितना फॉर्मूला देख रहे हो, देखो एक ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, तीनों फॉर्मूला का यूज करके हम कई क्वेश्चन बना सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हो। ये कंडीशन क्या था कि पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ठीक है, व्हीकल ए से बी मूव कर रहा है v1 स्पीड से t1 टाइम तक और v2 स्पीड से t2 टाइम तक। अगर कंडीशन सेम है, अगर कंडीशन t1 और t2 बराबर है, मतलब 1 घंटा ये भी 1 घंटा ये भी है, मतलब T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T है, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा V1 प्लस V2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला आप भूलना मत, याद रखना, ठीक है स्टूडेंट, चलो नोट कर लो पहले आप। चलो नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। देखो डिस्टेंस बाय टाइम, अगर स्पीड की बात करें, स्पीड की अगर बात करें तो डिस्टेंस बाय टाइम था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या है स्टूडेंट, ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना, डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसकी डायरेक्शन होती है, और वेक्टर क्वांटिटी को किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर हम एरो लगाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लगाया है। ये वन डायमेंशन मोशन है, टू डायमेंशन मोशन में आपको और अच्छे से समझाऊंगा। वन डायमेंशन का मतलब है कि बॉडी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, या तो वो आई एक्सिस पे मूव कर रही है, या तो जे एक्सिस पे मूव कर रही है, या तो के कैप, मतलब या तो एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही है, या तो वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रही है, या तो जेड एक्सिस की तरफ मूव कर रही है। ये क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड कराना, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड कराना, किसका काम है, यूनिट वेक्टर का। तो हमने क्या पढ़ाया आपको, हमने आपको ये पढ़ाया
कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन मतलब वन डायमेंशन मोशन है, या तो वर्टिकल हो सकता है, आइदर हॉरिजॉन्टल हो सकता है। तो आपको या तो आई एक ही आई कैप यूज करना है, या तो जे कैप यूज करना है, या तो जे कैप यूज करना है। यहाँ एरो देने का मतलब समझ में आया क्या था, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम, यानी कितना टोटल टाइम लगा। ठीक है, चलो। तो ये एवरेज वेलोसिटी को इस तरह से रिप्रेजेंट किया, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम। ठीक है, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम, ये फॉर्मूला याद रखना। अब ये चीज क्या है, ये चीज को समझ लो। देखो, आप बताओ डिस्टेंस बड़ा है कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा, हमेशा याद रखना ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है या तो बराबर होता है। बराबर कब होगा, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। तो अगर आप यहाँ टाइम कर दो डिवाइड और यहाँ भी टाइम कर दो, तो आपको क्या मिल रहा है, डिस्टेंस बाय टाइम मिल गया स्पीड। ठीक है, ग्रेटर देन इससे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या मिल गया, वेलोसिटी। तो आप कब कहोगे कि स्पीड और वेलोसिटी सेम है, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। समझिए, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है उस समय स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है, सेम होता है। या स्ट्रेट लाइन में या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। पर्टिकुलर डायरेक्शन का मतलब क्या है, या तो ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन ऐसे मूव कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है ना, तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट भी होगा। टाइम तो दोनों के लिए सेम ही है, सीधा ही जा रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, समझ गए ना। तो ये चीज आप बिल्कुल याद रखना, गलती मत करना। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, एवरेज स्पीड ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। चलो नेक्स्ट आता है, एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल है। देखो, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट। ठीक, एक बॉडी है, ठीक है, और ये सर्कुलर पाथ है, इस तरफ से जाना है रास्ता। तो पार्टिकल मूव कर रहा है ए से बी, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में, सेमी सर्कुलर आर्क। फाइंड द एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। तो स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम। ठीक, टोटल डिस्टेंस क्या होता है, एक सर्कल में कितना होता है, 2πr। अगर रेडियस कैपिटल आर है तो 2πr होगा। आधा सर्कल क्या होगा, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, डिवाइड बाई 2 कर दो, कट गया, कितना आया, πr। ठीक, टाइम कितना दिया गया है, यहाँ से यहाँ जाने में टाइम दिया गया है 2 सेकंड। देख लो यहाँ पर टाइम 2 सेकंड है कि नहीं, टाइम कितना है, 2 सेकंड। तो यहाँ 2 लिख दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, आंसर क्या आ गया। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है वेलोसिटी वाला, सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, यहाँ से सुन लो, ध्यान से सुनो, यहाँ से यहाँ तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है बताओ, इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, क्या बोल रहा हूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो ये आर है, तो ये कितना होगा आर, तो ये आर प्लस आर कितना हो गया 2r, और टाइम कितना है 2, तो आंसर कितना हो गया 1। आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 मीटर, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ भी आपने 1 पुट कर दिया, तो कितना आ गया 3.14 मीटर पर सेकेंड। समझ गए, ऐसे निकालना क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द, तो ट्राई करो, मेरे बनाने से पहले आप ट्राई करो, पहले कैसे बनाओगे। देखो क्या निकालना है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इफ इट मूव्स ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस वन डायमेंशन मोशन चल रहा है अपना, कहाँ से, ध्यान से देखना, अभी देखो इसको विजुलाइज कर लो आप। स्ट्रेट लाइन तो नहीं बना मेरे से, चलो ट्राई करते हैं फिर से एक बार। वाह, बन गया। ठीक है, चलो अब देखो, बताओ कैसे बनेगा, क्या होगा इसका आंसर, ये होगा आंसर। कैसे होगा, ये पॉइंट को 0 बोलेंगे, ये पॉइंट को x इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट को क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू क्या बोलेंगे बताओ 2, और यहीं पर कहीं पर आएगा x इज इक्वल टू क्या 40, और यहीं पर कहीं पर आएगा x इज इक्वल टू 6। अब बताओ बॉडी कहाँ था, बॉडी स्टार्ट किया कहाँ से भाई, यहाँ से स्टार्ट किया, सोच लो समझ लो, यहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 2 से लेकर के 14 तक। तो आपको निकालना है, सुनो ध्यान से, आपको निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो होता है। तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, पहले स्टार्ट किया 2 से स्टार्ट किया, 14 में पहुंच गया। पोजीशन है x इक्वल टू 14 मीटर नहीं है, x इक्वल टू 14 पोजीशन है। तो 2 से स्टार्ट किया, यहाँ पहुंचा, तो कितना हो गया डिस्टेंस 12, है कि नहीं, 12 हो गया। अब मन नहीं भरा, फिर क्या हुआ, देख इन 4 सेकंड में, फिर ये 4 सेकंड लगा, यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा 4 सेकंड, तो टाइम t1 कितना हो गया 4 प्लस प्लस। ठीक है, मन नहीं भरा, अभी आगे भी जाना है इसको। फिर देन मूव, देखो देन है ना, देन मूव्स x इक्वल टू 6 मीटर,
6 मीटर मूव ने किया, x इज इक्वल टू 6 मीटर, ये इंपॉर्टेंट है, यही चल करके यहाँ आ गया, तो फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, 14 में से 6 पोजीशन पे आया, कितना हो गया 8 मीटर। तो आंसर कितना हो गया, यहाँ 8 लिखोगे। अब कितना टाइम ले रहा है देखो 8 सेकेंड, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे 8, तो कितना हो गया 20 बाई क्या 12। इसको सॉल्व कर दो, 4 5 20, 4 3 12, 5/3, 5/3 किसी में है नहीं, यही होगा आंसर, क्योंकि ये सब में तो है नहीं, पर सवाल यही है, इसको भी तो निकालना पड़ेगा। नोट कर लो यहाँ तक पहले, समझ गए ना, 5/3 आया, 5/3 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस एवरेज स्पीड आया है, टोटल डिस्टेंस लेना। सबसे बड़ी गलती एग्जाम में क्या कर देना, आप देख लो 2 से 14 तक गए ना, फिर 14 से आपको 6 में आया है, 6 में ध्यान से देखो 6 में, तो ये 6 वाली पोजीशन है, यहाँ से यहाँ आया है, 6 मीटर नहीं चला, 6 पोजीशन पे आया, तो मीटर कितना चला, मीटर चला यहाँ से यहाँ तक 12, और फिर कितना चला 8, 8 चला, तो 12 + 8 20 होगा, ये गलती मत करना एग्जाम में, नोट कर लो, कॉन्सेप्ट को नोट कर लो। आप वेलोसिटी कैसे निकालोगे, तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या था, एवरेज, क्या फॉर्मूला था, एवरेज वेलोसिटी अगर निकालना है तो क्या करोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम नहीं लिख रहा हूँ, तुम बच्चे नहीं हो, ठीक है, यहाँ क्या लिखना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पर बताओ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, बॉडी कहाँ पहुंच चुका है, यहाँ पहुंच चुका, इनिशियल पॉइंट कौन सा था, ये था इनिशियल पॉइंट, और ये इसका फाइनल पॉइंट है। तो बताओ इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये 2 है और ये 6 है, 4 है, कितना है 4 है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे 4, बनवाया। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, तो 2 से 6 में कितना डिस्टेंस है 4, छोटे डिस्टेंस। लेकिन अब ध्यान से सुनना, टाइम कभी भी लेस नहीं होता, टाइम तो इंक्रीज ही हो रहा है, कितना सेकंड चला, पहले चला 4 सेकंड, फिर चला 8 सेकंड, तो टोटल हो गया 4 और 8 12, तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा 12, यानी 4 1 जा 4 3 जा, तो 1/3 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया, नोट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बताया आपको, कि अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस लेना बाय टोटल टाइम लेना, और ये चीज कभी गलती मत करना एग्जाम में, देखना ये पोजीशन है x = 2 और x = 14, ये पोजीशन है कि नहीं, ये पोजीशन था आपका, ये x = 14 क्या था, पोजीशन था आपका, 2 से 14 तक गया, फिर 14 से 6 पोजीशन पे आया, तो डिस्टेंस कितना हो गया 12 + 8, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, देखो एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ये पार्टिकल है ना, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, बहुत सिंपल है ना। फर्स्ट 30 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 10 मीटर किलोमीटर पर आवर, फर्स्ट 30 किलोमीटर मतलब, फर्स्ट 30 किलोमीटर मतलब क्या, ए से बी तक कितना स्पीड से गया, मतलब कितना है 30 किलोमीटर, और बी से सी कितना है नेक्स्ट 60 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर कितनी स्पीड से गया है, देखो क्वेश्चन में मेंशन है 10, दिख रहा है आपको 10, तो यहाँ कितना लिखा है 10 किलोमीटर पर आवर। फिर नेक्स्ट 60 किलोमीटर जो है वो कितनी स्पीड से गया है 20, ठीक है, तो आपको निकालना है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही होता है ना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब डिस्टेंस तो दिया गया 30 और यहाँ 60, तो क्या लिख दिए 30 + 60, टाइम नहीं दिया गया इसमें, टाइम नहीं दिया गया, तो टाइम का फॉर्मूला क्या जानते हो, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो अब इसका टाइम कैसे निकालोगे t1, तो t1 क्या निकलेगा, डिस्टेंस कितना है 30 और स्पीड कितना है 10, तो ये निकल गया 3, इसलिए यहाँ क्या लिख दी 3। अब इसका टाइम कैसे निकालोगे, इसका टाइम निकालना तो t2 क्या होगा, डिस्टेंस 60 और स्पीड कितना है 20, कितना हो गया 3, तो फिर यहाँ क्या लिख दिया 3, तो आंसर कितना आ गया 3 + 3 6। सॉल्व कर दो, मैटर सॉल्व हो गया, आंसर आ गया किलोमीटर पर आवर। क्यों आया किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यूनिट किसमें दिया गया था, किलोमीटर पर आवर में। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, किलोमीटर पर आवर में दिया तो किलोमीटर पर आवर में आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट, अगर कोई पार्टिकल v1 स्पीड से मूव कर रहा है, ये तो आपको स्टार्टिंग में बता दिया कैसे आया था फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला होता है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या पढ़े थे, स्पीड इनटू टाइम। तो मान लो v1 स्पीड है t1 टाइम तक, तो क्या लिखोगे v1 × t1, फिर v2 स्पीड है t2 टाइम तक, तो ऐसे भी करके फॉर्मूला बनाया जा सकता है। मान लो t1 = t2 = t था, बताया था ना स्टार्टिंग में, तो t1 t2 की जगह में t पुट कर दो, टी कैंसिल हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कब फॉर्मूला यूज करते हैं, जब सुन लो, जब कोई टाइमिंग इक्वल हो, टाइमिंग अगर इक्वल हो तब ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं। कोई बॉडी अगर 10 की स्पीड से चला
फिर 20 की स्पीड से चला, मतलब आधा घंटा 10 की स्पीड से चला, फिर आधा घंटा 20 की स्पीड से चला, तो 10 + 20 डिवाइड बाई 2 कर देना तो एवरेज स्पीड निकल जाएगा। एवरेज स्पीड का 4 फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, उससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, चलो देखो ये वही क्वेश्चन है जो अभी बात बताया आपको। देख लो यहाँ पर ए से बी फर्स्ट हाफ टाइम स्पीड इज 30 मीटर, नेक्स्ट हाफ 20 किलोमीटर। मतलब ए फर्स्ट हाफ का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ फर्स्ट हाफ ए बी सी 3 पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ फर्स्ट हाफ मतलब मान लो टी लिया, फर्स्ट हाफ को मैंने टी टाइम माना, तो नेक्स्ट हाफ भी कितना है टी होगा, क्योंकि बोल रहा है फर्स्ट हाफ टाइम स्पीड इज 30, यहाँ पर स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड, और नेक्स्ट हाफ में स्पीड कितना है हाफ टाइम बोल रहा है ना, यहाँ पर हाफ टाइम। समझ रहे, टोटल टाइम अगर टी हमने लिया है तो यहाँ आप ऐसा भी ले सकते हो, टोटल टाइम अगर टी है तो टी बाई टू ऐसा भी ले सकते हो 20। ठीक है, तो जब भी टाइम इक्वल हो, सुन लो टाइम पास मत करना एग्जाम में, जब भी टाइम इक्वल है, दोनों का टाइम इक्वल ही है, तो उतना नाटक ही मत करना, टाइम तो सेम है, भले हाफ है, दोनों तो है तो इक्वल, तो डायरेक्ट क्या करना V1 + V2 करके डिवाइड बाई 2 कर देना, आंसर आ जाएगा। क्योंकि V1 V2 दिया गया है, V1 30 है, देख लो यहाँ पर 20 है, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देना, आंसर आ जाएगा, दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाया जाता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना पड़ता है, डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया जाता है। टाइम सेम था इसलिए अपन डिवाइड कर देंगे, डिस्टेंस सेम रहेगा तो अपने फॉर्मूला क्या था V1 V2 बाई V1 + V2, ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फिर अगर अलग अलग था तो अपन क्या कर सकते हैं V1 T1 + V2 T2 अपॉन T1 + T2, ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो मान लो S1 + S2 कर रहे हैं, टाइम नहीं पता है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कई फॉर्मूला बनाया जा सकता है इसमें, लेकिन सबका कॉन्सेप्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, नोट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट है, देखो एक पार्टिकल 1/3 टाइम मूव किया V1 स्पीड से, और 2/3 टाइम स्पीड 2/3 मूव किया विद स्पीड V2। मतलब T1 जो है 1/3 है, टोटल टाइम अगर मान लो T है, टोटल टाइम क्या माना गया है, ध्यान से देखो, टोटल टाइम T माना गया है, तो उसका 1/3 टाइम मतलब 1/3 टाइम्स ऑफ टोटल टाइम कितनी स्पीड से जा रहा है V1 की स्पीड, और 2/3 कितनी स्पीड से जा रहा है बताओ, 2/3 कितनी स्पीड से जा रहा है V2 स्पीड से। तो आपको बताना है कि कितना होगा इसका एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था बताओ, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता था टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो मान लो ये डिस्टेंस d1 है और ये डिस्टेंस d2 है, तो क्या लिखेंगे d1 + d2, लेकिन मेंशन तो नहीं है कि d1 और d2 क्या है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये पढ़े थे ना। तो बताओ यहाँ का स्पीड v1 है और यहाँ का टाइम t1 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो d1 मिल जाएगा, तो v1 इंटू टी1, v2 इंटू टी2, और टोटल टाइम क्या होगा t1 + t2। तो v1 तो v1 ही है, अब t1 की जगह में क्या लिखोगे, फर्स्ट हाफ जो टाइम है वो t/3 है, इसकी जगह t/3 पुट करना है, सेकेंड में 2t/3 पुट करना है, और टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम तो हमने t माना है, देखो स्टार्टिंग में टोटल टाइम कितना माने थे t माने, बस पुट कर देना, आंसर आ जाएगा ये। समझ गए ना कैसे बनाते हैं क्वेश्चन, समझ गए ना। यहाँ पर देखो फर्स्ट टाइम जो दिया गया है वो t/3 है, फर्स्ट पार्टिकल मूव्स 1/3 टाइम विद v1, यानी v1 स्पीड से, अगर टोटल टाइम मैंने t माना है, टोटल टाइम मैंने t माना, तो मैंने क्या किया बताओ, 1/3 कितनी स्पीड से चला v1 की, 1/3 मतलब t/3 v1 की स्पीड से, और 2/3 मतलब 2t/3 v2 स्पीड से चला। ठीक है, तो हमने माना कि डिस्टेंस d1 चला और d2 चला, पता नहीं है क्या, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या पड़े, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड क्या माने v1 और t1, और v1 तो v1 ही है भाई, लेकिन t1 कितना दिया गया है, t1 दिया गया है, देख लो t1 दिया गया है t/3, t2 क्या दिया गया है, t2 भी दिया गया है 2t/3, बस इसको पुट कर देना, आंसर ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ये सारे अच्छे क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अभी बताए थे, देखो जेडब्ल्यू मेन का क्वेश्चन है, कितना आसान है, पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस, बताए थे ना, टोटल डिस्टेंस अगर मान लो s है, तो हाफ डिस्टेंस कितना होगा s/2 विद स्पीड v1, और दूसरा स्पीड क्या v2, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, टोटल डिस्टेंस का हाफ ऑफ मतलब s1 = s2 = बताया था ना, s1 = s2 = s हो, तो क्या बताए थे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था बताओ, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता था टोटल डिस्टेंस दैट इज s1 + s2 डिवाइड बाय t1 + t2, यही फॉर्मूला होता था। तो इसको चेंज कर दो, इसको आप क्या लिख सकते हो s1 + s2, यहाँ क्या लिख सकते हो t1 को s1/v1 प्लस यहाँ क्या लिख सकते हो s2/t2, सॉरी s2/v2, है कि नहीं। टाइम क्या होता है, बताओ ना टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है ना,
टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो अब यहाँ पुट कर दो, तो स्पीड कितना है v2 हो जाएगा। पर सुनो ध्यान से, s1 s2 और s सेम है, मतलब इसको आप मान लो s, ये सभी दोनों क्या इक्वल है, हाफ हाफ मतलब हाफ डिस्टेंस मतलब इक्वल हो गया। तो आप इस ये इक्वल है मतलब s है, तो आप यहाँ कॉमन लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 2s, और नीचे में क्या मिला, नीचे में s कॉमन ले लिया तो मिला 1/v1 प्लस 1/v2। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है, तो ये जेडब्ल्यू मेन का क्वेश्चन है। देखो बच्चे वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं एनसीईआरटी लेवल का, तो एवरेज स्पीड में कभी गलती मत करना। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करते हैं। एक कार है जो मूव कर रहा है डिस्टेंस 200 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 200 मीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस दिया 200 मीटर। इफ इट कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस मतलब S1 कितना दिया हुआ 100, ठीक है, S2 कितना हो जाएगा 100। फर्स्ट हाफ का मतलब क्या, पूरा 200 है तो आधा कितना होगा 100, और इसका आधा कितना होगा 100। तो भाई याद कर लो, जब भी S1 इज इक्वल टू S2 होगा, सुन लो, S1 इज इक्वल टू S2 होगा तो V एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, बोलो, 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो क्वेश्चन में गिवन है, देखो ये 40 ये दिया हुआ है, V एवरेज दिया गया है क्वेश्चन में। V एवरेज कितना दिया गया है 48, V एवरेज कितना दिया गया है 48, तो यहाँ पर देखो 48 पुट कर दिया, 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, यहाँ पर V2 आपको निकालना है तो V2 को V मान लिया, बस इधर उधर कैलकुलेट किया, V60 आ जाएगा आंसर। ये है, ये भी देखो जेडब्ल्यू का क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, इसलिए गलती आप मत करना, ऐसे भी क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में, है ना। चलो समझ में आया ना, जब भी S1 इज इक्वल टू S2 रहे तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, ठीक है ना। और V1 V2 यहाँ पर इस क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी दी गई है, ये दी गई है कितनी है 48। तो भाई अपने को V2 निकालना है तो उसको V मान लो, इधर उधर करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। तो 60 आएगा आंसर, चेक कर लेना आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप खुद से बनाओ, चलो मैं बना ही देता हूँ। पार्टिकल मूव्स अ सर्टेन डिस्टेंस अलोंग स्ट्रेट लाइन फॉलोज है। देखो कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, फर्स्ट 1/3 विद स्पीड विद डिस्टेंस, फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस, अगर मान लो टोटल डिस्टेंस कितना माना हमने, टोटल डिस्टेंस हमने माना s है, टोटल डिस्टेंस कितना माना s है। ठीक है, तो फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस मतलब s/3 कितना स्पीड से गया, v1 की स्पीड से, ये a हो गया, ये मान लो b है, फिर क्या है, तो फर्स्ट हाफ इतना हो गया तो बचा कितना 2/3 बचेगा, नेक्स्ट 2/3 विद स्पीड कितना है बताओ, ये v2 है। ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे v2। तो अपने को निकालना एवरेज स्पीड कितना होगा, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था बताओ, यहाँ डिस्टेंस इक्वल नहीं है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या जानते थे बताओ, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था बताओ, वी एवरेज इज इक्वल टू S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई क्या, S1 बाई टाइम तो है नहीं, अपने को क्या लिखना था यहाँ पर, अपने को लिखना था यहाँ पर T1 प्लस T2, है ना स्टूडेंट, यहाँ क्या लिखना था T1 प्लस T2, टाइम तो है नहीं, तो टाइम को क्या लिख सकते हैं बताओ, S1 प्लस S2 अपॉन टाइम को अपन लिख सकते हैं S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा तो आप कर ही सकते हो, S2/V2। अब S1 की जगह में कर देना S/3, और ये हो जाएगा 2S/3, मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, S आ जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आप क्या लिखोगे, बस वैल्यू पुट करना, ये इसके टर्म में S जो आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। आप मुझे आंसर कमेंट करना, आसान है, आप कर सकते हो। समझ रहे हो ना, S1 की जगह क्या पुट करोगे, ये S1 की वैल्यू है, और S2 की वैल्यू क्या है, इस फॉर्मूला में बस S1 S2 पुट कर देना जगह में, अपने आप ये आंसर इसका आ जाएगा, जो भी आंसर होगा। आप मुझे कमेंट करना है इसका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है और मुझे कमेंट करना है, ठीक है। अब आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्टूडेंट। आज के क्लास में इतना ही।